हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6, यानी लास्ट चैप्टर है ये हमारा क्लास 12 का। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में, ओपन इकोनॉमी के बारे में। तो अभी तक जो हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स को, मैक्रो एम ए वाला, उसमें हमने पढ़ा कि देश के अंदर ये किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है, इसमें कौन कौन से अप्रोचेज हमें पढ़ने थे, वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को कैसे डील करते हैं, यानी जो वस्तु हम देश के अंदर बना रहे हैं उसे अगर हम किसी दूसरे कंट्री में बेचते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड बेचते हैं, ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, तो उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डील करते हैं, क्या क्या अप्रोचेज अपनाते हैं, कौन कौन से टर्म है जो हमें समझने चाहिए उसमें। तो चलते हैं चैप्टर पे और समझते हैं क्लास 12 के अंतिम चैप्टर को। आज हमारा क्लास 12 एंड हो जाएगा, उसके बाद आपके पास पूरा 11th क्लास 12th क्लास का स्पेसिफिक वीडियोस होगा, यानी हर एक क्लासेस का। यानी जो भी लोग इकोनॉमिक्स को थोरोली पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ना चाहते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, ऐसा अप्रोच रखते हैं जो स्टूडेंट, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके सारे क्लासेस को एक जगह पर देख सकते हैं और अपना 11th और 12th क्लास के प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। चलते हैं क्लास पर और देखते हैं क्या क्या हमें आज पढ़ना है। तो ये पीडीएफ है जिसके थ्रू हमें आज का पूरा क्लास पढ़ना है, जिसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे आ जाएंगे। तो इसको आप रिवीजन नोट की तरह भी ले सकते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं होता है। आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद चीजें क्या हो जाती है, धीरे धीरे दिमाग से निकलने लग जाती है, मेमोरी धीरे धीरे कम हो जाता है उस कॉन्सेप्ट का जो आपने पढ़ा है। तो उसके लिए हमारे पास रिवीजन नोट का होना जरूरी है, और एक ऐसा रिवीजन नोट जो बिल्कुल डिटेल फॉर्म में हो, जिसे आप अगर पढ़ना भी चाहो तो भी पढ़ सकते हो और रिवीजन की तरह यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो ये रिवीजन नोट आपको मैं बता दूंगा कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम लोग क्लास पे डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी के बारे में। ओपन इकोनॉमी, जैसा कि वर्ड से ही आपको लग रहा होगा, ओपन मतलब खुला। ऐसा नहीं कि कोई बंदिश है इसमें, यानी कि आप सामान देश में ही बेच सकते हो, किसी राज्य में ही बेच सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि हम अपने वस्तुओं को वर्ल्ड के, विश्व के किसी भी पटल पे, किसी भी कोने पर बेच सकते हैं। तो आते हैं ओपन इकोनॉमी को पढ़ते हैं। It is one that conduct business with other country in a range of method. The majority of modern economy are open. अभी आप जब वर्ल्ड वाइड देखते हो तो लगभग सारे इकोनॉमी ओपन ही है, और ओपन इकोनॉमी हुए बिना डेवलपमेंट भी संभव नहीं है, क्योंकि ओपन इकोनॉमी होने से आपका बाजार बड़ा हो जाता है। तो इस हिसाब से आप अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन अगर ओपन इकोनॉमी नहीं है तो आप बिजनेस को कभी एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो अभी जो भी स्ट्रक्चर हमें वर्ल्ड वाइड दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि हम कहीं भी वस्तुओं को बनाकर कहीं भी बेच सकते हैं, यानी विश्व के किसी भी कोने में। इसी तरह के व्यवस्था को ओपन इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब जब हमारा ट्रांजैक्शन होगा, यानी हम गुड्स यहां बनाएंगे कहीं बेचेंगे, यहां के किसी सर्विसेज को कहीं और बेचेंगे, तो क्या होगा, उसके बदले हमारे पैसे भी आएंगे उधर से। या कोई देश अगर हमारे देश में सामान बेचेगा तो यहां से पैसा भी जाएगा उसके पास। तो जो इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है, जो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, कि कितना बैलेंस है हमारे देश के पास। यानी कि ओपन इकोनॉमी हो गया कि आप कहीं पर भी विश्व में किसी भी जगह पर कोई भी वस्तु बना के किसी भी जगह पे बेच सकते हो, इसको ओपन इकोनॉमी बोलेंगे। और इस ट्रांजैक्शन का जो हिसाब किताब हम लोग रखेंगे उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। अब आते हैं अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग पहले पढ़ेंगे करेंट अकाउंट को। करेंट अकाउंट है क्या, आपने ऐसे भी यूजुअली देखा होगा कि जब आप कोई बिजनेस ओपन करते हो देश के अंदर, तो आपको करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। करेंट अकाउंट में लिमिटेशंस नहीं रहते, ना के बराबर रहते हैं, आपके ट्रांजैक्शन
साइज कितने भी हो सकते हैं, उसमें लिमिटेशंस बहुत कम रहता है। जबकि सेविंग अकाउंट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। इसी के लिए जो भी लोग व्यापार करते हैं उन्हें अपने कंपनी का करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ताकि उसमें पेमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। तो करेंट अकाउंट यहाँ पे क्या मीनिंग होगा उसका, इट इज रिकॉर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड as well as transfer payment. It encompasses a country's most important activities such as capital market and services. यानी कैपिटल मार्केट एंड सर्विसेज जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं अपने देश में और किसी भी दूसरे देश को बेचते हैं, तो जिस भी अकाउंट से वो ट्रांसफर होता है उसे करेंट अकाउंट बोला जाता है। सिंपली कि ओपन इकोनॉमी में आप सामान भारत में बना रहे हो, यूएसए में बेच रहे हो, तो यूएसए से डॉलर हमारे पास आएगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ जिस भी अकाउंट से हुआ उसे करेंट अकाउंट बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टू कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। इट इज डिफरेंट बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे कि जो वैल्यू आपने एक्सपोर्ट किया, यानी कि मान लो भारत ने यूएसए को एक्सपोर्ट किया 10 किलो सोना और यूएसए ने भारत को एक्सपोर्ट किया 20 किलो चांदी। ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वैल्यू हुआ, इसके बीच के डिफरेंसेस को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। बस आप ये समझ लो। अभी मैंने एग्जांपल आपको भारत और यूएसए का दिया है, आप भारत के साथ किसी भी देश का एग्जांपल वहां पे रख सकते हो। यानी विश्व में भारत ने विश्व में जितना चीज एक्सपोर्ट किया और विश्व ने भारत को जितना चीज इंपोर्ट किया, मतलब जितना भारत ने विश्व से खरीदा और जितना भारत ने विश्व को बेचा, इसके बीच के अंतर को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे सिंपल भाषा में। कि भारत ने जितना सामान विश्व को, विश्व में बहुत सारे देश हैं तो आप सारे देश को ले सकते हो, विश्व में भारत ने जितना सामान बेचा और विश्व ने भारत को जितना सामान बेचा, इसके बीच के अंतर को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। और यहां बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होगा, सिर्फ फिजिकल गुड्स इंक्लूड होगा। फिजिकल गुड्स वैसे गुड्स जो दिखते हैं, जैसे सोना हम भेजेंगे बाहर या कोई देश हमें चांदी भेजेगा तो वो दिखेगा, आटा भेजेगा, मतलब दाल भेजेगा, तेल भेजेगा, ये सारी चीजें हमें दिखती हैं, फिजिकल गुड्स हैं। तो वैसी फिजिकल गुड्स जो एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर हो रही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है, उसके बीच के अंतर यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के अंतर को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। अब आते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। इनविजिबल से मतलब है यहां भी वही होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का अंतर ही बैलेंस ऑफ इनविजिबल होगा। सिर्फ इसमें क्या होगा, वहां पे फिजिकल गुड्स था और यहां पर हमारा इनविजिबल गुड्स है। इनविजिबल का मतलब है जो हमें नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है? सर्विसेज। अब टीसीएस ने कोई डाटा बना के भेजा, अब डाटा तो आपको दिख नहीं रहा है, डाटा जाते हुए दिखेगा क्या आपको? जीमेल से आप कोई मेल करते हो यूएसए में किसी बैठे आदमी को, वो बीच का आदमी देख पाता है क्या? बिल्कुल नहीं देख पाता। तो वैसे सर्विसेज जो हम दूसरे देश को बेचते हैं या दूसरा देश हमें बेचता है, इस तरह के ट्रांजैक्शन के बीच के अंतर को जिसमें लिखा जाता है वो बैलेंस ऑफ इनविजिबल होता है। बस बेसिक अंतर आप दोनों में समझ लो, दोनों में कॉमन क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के अंतर को बोलेंगे। अंतर एक ही है, अगर फिजिकल गुड्स हुआ तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, और अगर वैसा गुड्स हुआ जिसको देखा नहीं जा सकता तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल हुआ। अब देखा क्या क्या नहीं जा सकता भाई साहब, तो टीसीएस मान लो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, यूएसए की किसी कंपनी ने टाटा टीसीएस को एक वेबसाइट बनाने दिया, उसने वेबसाइट बनाया और उसे भेज दिया। अब भेज दिया तो बीच में वो दिखा क्या भेजते समय? बिल्कुल नहीं दिखेगा। जो आदमी ने भेजा उसने देखा, जिसने पाया उसने देखा, बीच के किसी भी आदमी ने नहीं देखा। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को बैलेंस ऑफ इनविजिबल बोलेंगे। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट क्या है। कैपिटल अकाउंट ओवर ऑल ओवरसीज एसेट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। अब दो तरह के ट्रांजैक्शन को तो हमने देख लिया, एक फिजिकल गुड्स को किया और दूसरा डाटास को किया या फिर किसी सर्विस को किया। अब तीसरा है कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे ट्रांजैक्शन भी तो होते हैं, जैसे स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये सारे भी चीज दूसरे देश के लोग खरीदते हैं भारत में।
तो वो क्या फिजिकली जाता है, वो डिजिटली चला जाता है, यानी किसी ने यहाँ पे फोन पे क्लिक किया, उसने खरीद लिया वहां और आपको पेमेंट भी हो गया, बीच के किसी लोग को दिखा नहीं दिखा। तो इस तरह अगर स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड, डेट, इस तरह के बीच का ट्रांजैक्शन अगर एक देश से दूसरे देश के बीच होता है तो इस ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। मेरे ख्याल से ये तीनों टॉपिक हम समझ चुके हैं, मैंने काफी एलोबरेट करके बताया आपको। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट क्या क्या है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से चीजें आती है। तो पहला आता है इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी कैपिटल, एफडीआई, री इन्वेस्टमेंट, अर्निंग एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑफसोर्स फंड, एफआईआई, ये सारे चीज इन्वेस्टमेंट में आते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो भी लोग इंडिया में हैं वो मतलब भारत के बाहर के कंपनी के स्टॉक्स भी खरीदते हैं, जैसे यूएस का खरीद लेता है कोई, एप्पल खरीद लिया, अमेजोन खरीद लिया। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन है कि हमने उस देश के स्टॉक्स को खरीदा और यहां से पे कर दिया, फिजिकली किसी को दिखा क्या, नहीं देखा। ऐसा जो ट्रांजैक्शन होगा उसी को हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, उसी के कंपोनेंट में ये आता है, क्योंकि हमने किसी दूसरे के कंपनी में, दूसरे देश के कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वही सेम चीज है कि स्टॉक मार्केट में जो भी लोग होंगे ये समझ पाएंगे कि हम लोग दूसरे देश के पोर्टफोलियो में भी तो इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ भारत में तो म्यूचुअल फंड नहीं है, म्यूचुअल फंड वर्ल्ड वाइड है, तो हम लोग कभी कभी यूएसए के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग कैपिटल में रखेंगे, क्या रखेंगे, तो ये सारी चीज कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी। तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट को हमने समझ लिया, यहाँ पर और भी कंपोनेंट है, आप सारा कुछ पढ़ोगे यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्या क्या कंपोनेंट हैं। और एक्सटर्नल बोरोइंग है, एक्सटर्नल असिस्टेंस है, इसके एग्जांपल दिए, और डेथ है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है। कभी कभी हम लोग कर्ज पे भी तो पैसा लेते हैं, कर्ज पे कहाँ का पैसा लेते हैं, जैसे कर्ज पे हम लोग कभी कभी मान लिया जाए यूएसए से पैसे ले लिया हमने कर्ज पे, तो वो भी काम करते हैं हम लोग। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। ये सारे कंपोनेंट हो गए कि हमने स्टॉक्स खरीदा, बॉन्ड खरीदा, डेथ खरीदा या बेचा, हमने बाहर से लोन लिया, ये सारे ट्रांजेक्शन जो है कैपिटल अकाउंट में आएंगे। डिफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। डिफिसिट से मीनिंग ही समझ में क्या आता है, डिफिसिट का मतलब क्या है। तो डिफिसिट का मतलब सिंपल सा है, आप समझ लो कि डिफिसिट यानी कि अगर हम ज्यादा सामान खरीद रहे हैं और कम सामान बेच रहे हैं तो ये हमारे लिए डिफिसिट की स्थिति है। यानी कि हम ज्यादा सामान खरीद रहे हैं और कम सामान बेच रहे हैं, यानी अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से क्या है, कम है, यानी कि हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो ज्यादा वैल्यू का कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो कम वैल्यू का कर रहे हैं, इसी सिचुएशन को डिफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। क्योंकि यहां तो हम लॉस में हैं, कम सामान बेच रहे हैं, ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। प्रॉफिट में तो वही रहेगा जो ज्यादा सामान बेचेगा, कम सामान खरीदेगा। लेकिन जब आप ज्यादा सामान खरीद रहे हो और कम सामान बेच रहे हो तो आप डिफिसिट में हो। तो इसी सिचुएशन को जब हमारा इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो कंपेयर टू इंपोर्ट, उसी सिचुएशन को डिफिसिट ऑफ बैलेंस पेमेंट बोला जाता है। आप यहाँ पे उसी के डिटेल को यहाँ पे थियोरेटिकली पढ़ सकते हो, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। Autonomous transaction, when international economic transactions are made for reason other than bridging the balance of payment gap, they are referred to as autonomous transaction। जब कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है और उसका रीजन ब्रीडिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के गैप को घटाने का रीजन नहीं हो उसमें, उस तरह के ट्रांजैक्शन को ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यानी कि हमें ये नहीं करना है, अब autonomous item adult to those international economic exchanges which happen because of some economic intention, for example profit maximization। और ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं इसका मेन एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका मेन रीजन होता है।
तो वैसे ट्रांजैक्शन जिसका रीजन ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हो, वैसे ट्रांजैक्शन को ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं किया जाता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस किया जाए, क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्ट बेच या खरीद सकते हैं। तो ये दो चीज से आप ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को समझ सकते हो कि इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। रिकमेंडेशन ट्रांजैक्शन को आप समझोगे तो इसको हम लोग जब गैप को घटाने के लिए, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच जो हमारा गैप है उसको घटाने के लिए जब किसी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो रिकमेंडेशन ट्रांजैक्शन उसको बोलेंगे। अब चलते हैं इरर्स एंड ओमिशंस। अब इरर्स और ओमिशंस में आप पढ़ोगे कि किस तरह के इरर्स इसमें हैं, किस तरह के स्टेप्स हम लोग उठा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वैसा जगह है जहां पे हम लोग करेंसी एक्सचेंज करते हैं। यानी कि जैसे यूएसए का जो ये करेंसी है वो डॉलर है, हमारा जो करेंसी है वो रुपी है, आप दिरहम है दुबई का ये। तो जब इन सब देशों के बीच व्यापार होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? करेंसी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सारे कंट्रीज के करेंसी अलग अलग है। तो उसके लिए एक एक्सचेंज की व्यवस्था की गई है कि अगर डॉलर से उधर पेमेंट में आता है तो वो एक्सचेंज मार्केट में जाके रुपीज में कन्वर्ट होके हमारे पास आए, ताकि हमें भी दिक्कत नहीं हो और जब हम रुपीज भेजें तो वो डॉलर में कन्वर्ट होके उनके पास चला जाए। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहां करेंसी एक्सचेंज होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोला जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट आपने देखा होगा कि बदलते रहते हैं। अब इसके बदलने के पीछे बहुत सारे इकोनॉमिकल रीजंस हैं, लेकिन ये बात तय है कि आप जानते होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बदलते रहते हैं। आपने सुना होगा कि आज डॉलर का रेट ये है, आज डॉलर का रेट इतना गिर गया, आज रुपीस का रेट ये है। अभी जो है आप देखोगे रुपीस का रेट, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, मैं नॉर्मली अगर इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर अगर मैं देखूंगा तो अभी आप देखो कि ये 81 या सॉरी 83 रुपीस के आसपास है। 83.525 यानी 83.525 रुपीस एक डॉलर होगा। ये आज का रेट है और ये रोज चेंज होते रहता है। और रोज चेंज होने का रीजन है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये ट्रेड होता है, तो जिसकी डिमांड जिस हिसाब से बढ़ती है ये रेट्स उसी तरह से चेंज होते रहते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वही हुआ कि जिस रेट से फॉरेन एक्सचेंज चेंज होता है उसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अब डिमांड भी तो फॉरेन एक्सचेंज का है एक, कि जब भी आप बात करते हो कि डिमांड कैसा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो डिमांड जिस तरह से बढ़ेगी उसी तरह से उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब जिस हिसाब से डिमांड बढ़ेगा उसी हिसाब से सप्लाई बढ़ता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। आप यहाँ बस एक काम करो, वहां पे गुड्स के बारे में हमने पढ़ा था, यहाँ पे आप फॉरेन एक्सचेंज यानी करेंसी डाल दो और वही कॉन्सेप्ट पे ये आपको यहाँ भी काम करता हुआ दिखेगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बहुत सारे कंट्री क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बहुत सारे कंट्री फ्लेक्सिबल, जैसे हम लोग का रुपीस का जो रेट है डॉलर के साथ वो फ्लेक्सिबल है, वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। लेकिन आप देखोगे चाइना ने अपने करेंसी को रिजिट कर दिया है, यानी कि एक रेट के अंदर बांध दिया है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है डॉलर के साथ। तो ये दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, एक फ्लेक्सिबल जो इंडिया करता है और जो नॉन फ्लेक्सिबल है वो चाइना करता है। और चाइना के साथ फिर क्या है कि वो डॉलर का रेट कहीं भी जाए उसका रेट उसी रेंज के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन इंडिया का करेंसी क्या है, डॉलर का रेट जिस तरह से फ्लक्चुएट करेगा वैसा ही इंडिया का करेंसी भी फ्लक्चुएट करेगा। इसीलिए इंडियन करेंसी को हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के तहत रखते हैं। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स यहाँ दिए हुए हैं। अब देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जिसके बारे में मैंने बताया क्या है, द गवर्नमेंट फिक्स द एक्सचेंज रेट एज अ स्पेसिफिक लेवल इन दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम। द गोल ऑफ फिक्स
exchange rate system is maintain the value of currency within a narrow spectrum. एक नैरो स्पेक्ट्रम में हम लोग रेट को फिक्स कर दें। मान लो रुपया को हम अगर 82 और 85 डॉलर के बीच फिक्स कर दें, तो डॉलर कहीं का कहीं हो जाए, हम 82 से 85 के बीच ही रहेंगे। इसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, जो कि चाइना यूज करती है। और हम लोगों ने क्या किया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखा हुआ है कि जिस हिसाब से डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, रुपीज भी उसी हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ लेना, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और इंडिया में हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दिए हुए, ये आप पढ़ लेना। अब मैनेज्ड फ्लोटिंग, ये है क्या? मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब है फ्लोट। It is a hybrid of flexible exchange rate system known as a float and the fixed rate system known as the managed part. The exchange rate system enable a country central bank to intervene on the regular basis in foreign exchange market to moderate exchange rate movement whenever such action are deemed appropriate. फ्लोट का मतलब तैरना। इससे इसका मीनिंग आप समझो। फ्लोट का मतलब तैरना होता है। जब आप नाव को पानी में डाल देते हो, आप देखना वो फ्लो के हिसाब से तैरता रहता है, अगर आप उसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। इंडिया का जो करेंसी है वो उसी तरह से डॉलर के साथ फ्लोट करता है, यानी डॉलर का लहर जिस तरफ जाएगा, इंडियन करेंसी भी उसी तरफ चले जाएगी। इसी को फ्लोट बोला जाता है। और जो फिक्स रेट सिस्टम है उसको मैनेज्ड पार्ट बोला जाता है, यानी हमने फिक्स कर दिया कि तुम्हारा लहर किसी भी तरह का हो, हमने वहां पे खूंटा गाड़ दिया है, बांध बांध दिया, हमारा नाव हिलेगा नहीं। तो ये दो पार्ट आप समझ लेना। इसको आप यहाँ ग्राफ पे समझ सकते हो, डिमांड और सप्लाई से कैसे दोनों मैनेज होते हैं। मेरे ख्याल से इस चैप्टर में इतना ही था। हमने पढ़ा कि हम फॉरेन के साथ कैसे एक्सचेंज करते हैं चीजों को, कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के ट्रांजैक्शन को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को डिफिसिट बोलते हैं। डिफिसिट किस कंडीशन को बोलते हैं? तो जब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट उसके कंपेयर में कम कर रहे हो, तो हमारा डिफिसिट होता है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन को हमने पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि हर एक देश के करेंसी अलग अलग है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारा एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बाजार होता है। और फिर वहां एक रेट भी होता है जिसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है, जिसमें दो टाइप होते हैं। एक फ्लटिंग होते हैं जो इंडिया है, फ्लेक्सिबल है, और दूसरा होता है मैनेज्ड, यानी जो फिक्स करके रेट अपने कंट्री के करेंसी को रखता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा, और ये हमारा क्लास 12 का लास्ट चैप्टर था। और मेरे ख्याल से 11th और 12th चैप्टर आज एंड होता है। अगर आप 11th और 12th चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे, अभी मेरे ख्याल से अगर क्लास भर ही जो क्लास हमने किया है, जो पीडीएफ है आपके पास, अगर उसको अच्छे से पढ़ लोगे, तो ये आपको एग्जाम्स में तो यूज आने ही वाले हैं। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। आपको हर एक कैलकुलेशन जो वहां लिखा है वो सारी बात समझ में आएगी। और जब आपको सारा कैलकुलेशन समझ में आएगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप, मैं आशा करता हूं कि क्लासेस आप सबको पसंद आ रही होंगी, और अगर आप सबको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करो और उनको बोलो कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सारे क्लासेस एकदम से सीरीज वाइज मिल जाएंगे। और आगे मैं बैचलर्स डिग्री के लिए कोर्सेज बनाऊंगा, आगे मैं मास्टर्स के लिए बनाऊंगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दूंगा जिससे जो भी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने बेसिक से शुरू किया 11th से, उनके लिए पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ अवेलेबल होगा। अभी मैं ले चलता हूँ आपको अपने साइट पर, जहां से आप 11th और 12th के सारे चैप्टर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा गूगल टैब पे जाना है। मैं स्क्रीन पर ले चलता हूँ आपको। आप गूगल टैब खोल लो, मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप किसी प्लेटफॉर्म पे, आईओएस में भी खोल सकते हो आप, कहीं भी। तो आपको डालना है www.evitcash.co.in।
जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये साइट पर ले जाएगा और जब साइट पे आप जाते हो तो होम पेज को ही आप स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे इकोनॉमिक जोन एक आएगा जहाँ पे आपको 11th यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 11th के सारे चैप्टर और राइट हैंड साइड पे 12 के सारे चैप्टर के पीडीएफ मिल जाएंगे। जैसे आज हमने क्लास 12 के चैप्टर 6 को पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये पूरा मटेरियल हमारे सामने आया, यहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा, जो भी लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये आप ही के फील्ड से रिलेटेड है, आप अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से शेयर मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आप कोर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस करना चाहते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग किसी भी तरह का ट्रेड करना चाहते हो, इवन इसमें कैरियर बनाना चाहते हो एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के थ्रू, जो कि एग्जाम लेती है और आपको सर्टिफाई करती है कि आप हाँ शेयर मार्केट के एक ट्रेडर बन गए, आप रिसर्च एनालिस्ट बन गए, उस तरह के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो आप अगर शेयर मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, उससे पैसे कमाना चाहते हो, तो यहाँ आपके लिए ये पूरा का पूरा मटेरियल है। आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप क्लास में इंटरेस्टेड हो तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले बॉक्स पे जाना है और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में सारा डिटेल डाल के आपको सबमिट कर देना है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो शेयर करो एक दूसरे के साथ, लाइक करो, और अगर किसी भी तरह का आपको लगता है कि सुधार की जरूरत है इस क्लास में तो कमेंट में जरूर मेंशन करो। अगर वो लॉजिकल होगा तो हम लोग उसको जरूर लेंगे अपने क्लास के इम्प्रूवमेंट के लिए। मिलते हैं अगले क्लास यानी ऑनर्स के क्लास के साथ, तब तक के लिए